नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 7 जो कि इतिहास की समझ भाग 2 है के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वर्कशीट में प्यारे बच्चों, पहली वर्कशीट में जो इसका भाग नंबर 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इतिहास को ध्यान में रखकर ही हम वर्तमान की क्रिया करते हैं और भविष्य में उसका उपयोग करते हैं। तो बात करेंगे आज भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। प्यारे बच्चों, जैसा भारत आज आपको दिखाई दे रहा है, यह भारत भूतकाल में ऐसा नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है प्यारे बच्चों, और उस क्षेत्र में बहुत सारा भूभाग आता था। तो यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ हुई और आर्यों के आने से कर सकते हैं। हम इसको हम 2 चरणों में बांट सकते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक वैदिक युग या काल के रूप में हम इसको वर्णित कर सकते हैं। ईसा से पूर्व 4वीं सदी यानी कि 2300 वर्ष पूर्व में जो सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने भारत के बहुत बड़े जो भूभाग पर कब्जा कर लिया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। जो हमारे देश का जो राजकीय प्रतीक है वो भी आपको पता है कि वो सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। आपने देखा होगा ना कि जो हमारा राजकीय प्रतीक है वो 4 शेर जो आपस में जुड़े हुए हैं वो सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से ही लिया गया है। आपने इसे सिक्कों पे, बैंक नोटों पे, सरकारी दस्तावेजों पर और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखा होगा। पहली सदी में ईसाई धर्म पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। पहली सदी में ही गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल कहा जाता है। पहली सदी का मतलब है कि अब चल रहा है 2021 और शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। तो 0 से, और यदि हम करें 100 तक, 0 से 100 तक ये कहेगी पहली सदी, ठीक है। तो कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। अब 21वीं सदी चल रही है अब, ठीक है। और पहली सदी का मतलब है 0 से 100 वर्षों के बीच में ही जो गुप्त वंश था वो आया, उसका विकास हुआ, उसने जन्म लिया और उसे ही हम स्वर्णिम काल कहते हैं। 8वीं सदी का मतलब यहाँ पर है कि 700 से 800 जो वर्ष रहा होगा उसके बीच की बात है। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित रहा। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सैन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फूले फले। इस काल की अनेक इमारतें अपने समय की कहानी बताती है, जैसे कि आपको पता ही है कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, ये दिल्ली में है दोनों, ताजमहल आगरा में है, कंदारिया, महादेव मंदिर, फिर हम देखेंगे आगे तंजावुर का राजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण है। जो सिखों के गुरु हैं गुरु नानक देव, उन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की थी। वीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के अनेक संतों ने समाज को नई दिशा प्रदान करी। अब देखो ये पुराने समय के चित्र दिखाए गए हैं। ये चैतन्य देव
ठीक है। और ये देखो ये पुराने समय का है और ये विद्वान अकबर के साथ जो बैठे हुए हैं उनका दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं। कृषि में रहट, नहरों और तालाबों, लोहे के हल, चरखों ने बहुत ही विकास किया। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्ण काल रहा। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया में व्यापारियों को आकर्षित करते रहे हैं। अब प्रश्नोत्तरों की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचानिए। तो धार्मिक विरासत का मतलब ये है कि जो हमें विरासत में मिली है। प्यारे बच्चों, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमारी ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक परंपराओं जैसी मूल्यवान वस्तुओं और गुणों को संदर्भित करती है, जो पिछली पीढ़ी से वर्तमान पीढ़ी तक चली आ रही है। भारत की धार्मिक विरासत बहुत संपन्न है। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत की धार्मिक विरासत बहुत संपन्न है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे आप, विश्व के 4 प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का जन्म यहीं हुआ है। इसमें पॉइंट नंबर 3 आप लिखेंगे, प्राचीन काल से सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। प्राचीन काल से जो सभी धर्म के लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हुए आए हैं। तो ये हमारी क्या है, धार्मिक विरासत है। फिर इसमें पॉइंट नंबर 4 आप लिख सकते हैं, सभी धर्मों की ऐतिहासिक इमारतें भारत में देखी जा सकती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हिंदुओं की भी बहुत सारी है, ईसाई की धर्म की भी है और जैन धर्म की भी है। तो सभी धर्मों की ऐतिहासिक इमारतें भारत में देखने को मिलती है और हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये सभी बातें हमें कहाँ से मिली हैं, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल आने के क्या कारण थे। तो दक्षिण भारत, इसमें आप लिखेंगे, दक्षिण भारत प्राचीन काल से ही मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था तथा मध्य एशिया और यूरोप से व्यापारिक संबंध भी थे। भारत के जो मध्य एशिया और यूरोप से क्या थे, व्यापारिक संबंध भी थे। इन्हीं मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारियों के साथ जो ये मध्य एशिया के और यूरोप के व्यापारी थे, इन्हीं के साथ ही ईसाई और इस्लाम धर्म भारत आए और भारत व्यापारिक केंद्र जो तट पर स्थित है, तटीय प्रदेश है, केरल में पहुंच गए। प्रश्न नंबर 3 करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची, उनके स्थान, निर्माता और विशेषताओं को बताइए। तो ये बच्चे सभी कर सकते हैं कि जैसे लाल किला, इसमें आप लिख सकते हैं लाल किला। लाल किला किसने बनवाया था बेटा, शाहजहां ने बनवाया था। और कैसे पत्थर का बना हुआ है, ये लाल पत्थर का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है बेटा, लाल पत्थर का बना हुआ है, लाल पत्थर से। नंबर 2 आप लिख सकते हैं इसमें कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और यह भी अधिकांश लाल पत्थर से ही बना हुआ है। नंबर 3 आप लिख सकते हैं इसमें सांची का स्तूप। सांची स्तूप जो है वो बेटा सम्राट अशोक ने बनवाया था और यह बौद्ध धर्म का प्रतीक है। नंबर 4 में क्या लिख सकते हैं आप इसमें, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था और यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और यह सफ़ेद संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। इसके अलावा भी आप अपनी समझ से बेटा लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। तो यह बात सही है कि भारत विदेशी जो व्यापारियों ने आकर्षित करता रहा है, क्योंकि भारत में, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारत में सूती कपड़े की पूरे विश्व में धूम रही है। जो हमारे यहाँ सूती कपड़ा है वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें नंबर 2 में लिख सकते हैं आप कि दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो कि विदेशी व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें आप पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं कि भारत में हस्तशिल्प का एक बड़ा केंद्र भी स्थापित रहा है। हमारे यहाँ जो हस्तशिल्प है उसको विदेशियों ने बहुत अधिक सराहा है। पॉइंट नंबर 4 में आप लिख सकते हो, भारत प्राचीन काल से ही
संसाधनों में धनी रहा है, कि हमारे यहाँ वो जो संसाधन है वो बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं वो, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों को दर्शाइए। तो इसको आपको मानचित्र में दिखाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो प्यारे बच्चों, तो ये दक्षिण भारत के राजवंश दिखाए गए हैं, यह सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर पश्चिम चालुक्य है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पश्चिम चालुक्य, ये पूर्वी चालुक्य। जो पश्चिमी चालुक्य है इन्हें कल्याणी कहा जाता था, और जो पूर्वी चालुक्य है इन्हें वेंगी कहा जाता था, ठीक है। तो ये पल्लव, चोल और पांड्य, ये सारे आपको देखने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी हमारी दक्षिण भारत में बहती है। पेन्नार, ये उत्तरी पेन्नार, ये कृष्णा, ठीक है, तुंगभद्र, ये नदियों को भी आप दर्शाएंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। यदि आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर जरूर लिखें। धन्यवाद।